अच्छा, कोटेड आइवर का नाम सुनकर सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा चॉकलेट, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये कहानी सिर्फ एक कोको बीन से कहीं कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है, तो आज चलिए हम सब मिलकर इसी पश्चिम अफ्रीकी देश के दिल में उतरते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 40%। मतलब दुनिया में जितनी भी चॉकलेट बनती हैं, उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ इसी एक देश से आता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सच कहूं तो यही नंबर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। तो फिर असल कहानी क्या है उस देश की जो हम सबकी चॉकलेट की क्रेविंग को पूरा करता है? इस पड़ताल में हम सिर्फ कोको के खेतों तक ही नहीं रुकेंगे, नहीं, हम उससे बहुत आगे बढ़कर उस देश की संस्कृति, उसके इतिहास और उसके लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। वो लोग जिन्होंने दुनिया को उसका सबसे पसंदीदा स्वाद दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर। तो किसी भी जगह की कहानी को अगर समझना हो ना, तो शुरुआत उसकी जमीन से करनी पड़ती है। और कोटे डी आइवर का भूगोल, अरे वाह, वो भी इसकी संस्कृति की तरह ही बहुत विविध है। मतलब एक तरफ खूबसूरत समुद्र तट, तो दूसरी तरफ विशाल घास के मैदान। इस देश में एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक बंटवारा देखने को मिलता है। अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो वहां एक लंबी कोस्ट लाइन है, घने जंगल हैं और खूब बारिश होती है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, नज़ारा एकदम बिल्कुल बदल जाता है। वहां दूर दूर तक फैले घास के मैदान हैं जिन्हें सवाना कहते हैं, और ये इलाका खेती और पशुपालन के लिए आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट है। और इस पूरी जमीन को जो चीज जिंदा रखती है वो है यहाँ की नदियां। क्यावली, कोमोए और बंदामा जैसी बड़ी बड़ी नदियां। ये सिर्फ खेती के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इन पर जो बांध बने हैं उनसे देश के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बिजली भी बनती है। ये देश की लाइफलाइन है। तो जमीन की बात तो हो गई, अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये देश आखिर बना कैसे? इसका इतिहास भी कोई सीधा साधा नहीं है। इसमें शक्तिशाली साम्राज्यों की कहानी है, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का दौर है, और फिर एक आज़ाद देश के तौर पर इसके दोबारा खड़े होने की एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रांसीसियों के आने से बहुत पहले ये इलाका कई ताकतवर साम्राज्यों का घर हुआ करता था। कॉन्ग, बाओले और अग्नि जैसे साम्राज्यों ने सदियों तक यहाँ के व्यापार और संस्कृति पर राज किया। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र का अपना एक गहरा और स्वतंत्र इतिहास रहा है। अगर हम कोटे डी आइवर के आधुनिक सफर को देखें तो ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। 1893 में ये एक फ्रांसीसी कॉलोनी बना और फिर 1960 में इसे आज़ादी मिली। इसके बाद तो कमाल ही हो गया। 60 और 70s के दशक में इसने इतनी ज़बरदस्त तरक्की की कि लोग इसे अफ्रीकन सक्सेस स्टोरी कहने लगे। लेकिन फिर 2000s के दशक की शुरुआत में देश ने राजनीतिक उथल-पुथल का एक बहुत मुश्किल दौर भी देखा। अच्छा, जमीन और इतिहास के बाद किसी भी देश की जो असली जान होती है, वो होते हैं उसके लोग। तो अब बात करते हैं कोटे डी आइवर के लोगों की, जो अलग-अलग बैकग्राउंड और संस्कृतियों का एक, कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मोज़ाइक हैं। यहाँ का जो धार्मिक माहौल है वो भी काफी मिला-जुला है। करीब 38% आबादी इस्लाम को मानती है, खास तौर पर देश के उत्तरी हिस्से में। वहीं लगभग 34% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, और बाकी जो करीब 25% बचे वो या तो अपनी पारंपरिक मान्यताओं से जुड़े हैं या फिर किसी भी धर्म को नहीं मानते। ये बात हैरान करने वाली है कि यहाँ 60 से भी ज्यादा अलग-अलग एथनिक ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है अकन, जो कुल आबादी का करीब 42% है। उनके अलावा वोल्टेक और मांडे जैसे कई और भी बड़े समूह हैं। सच पूछे तो यही विविधता ही इस देश की असली खूबसूरती और पहचान है। और ये डाइवर्सिटी सिर्फ लोगों में ही नहीं, उनकी जुबान में भी है। फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन उसके अलावा सोचिए जरा, 70 से भी ज्यादा स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। ये अपने आप में बताता है कि ये देश कल्चर के मामले में कितना अमीर है। तो इतने सारे अलग-अलग लोग जब मिलकर काम करते हैं तो जाहिर है एक मजबूत इकोनॉमी बनती है। और हाँ, कोको के अलावा भी कोटे डी आइवर को पश्चिम अफ्रीका का इकोनॉमिक इंजन माना जाता है। लेकिन हर इंजन की तरह इस इंजन के सामने भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 तक देश की जीडीपी लगभग $70 बिलियन थी। ये आंकड़ा इसे अपने रीजन की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। इससे इसकी आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है।
लेकिन यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो ये देश कोको, कॉफ़ी और पाम ऑयल का एक ग्लोबल पावर हाउस है, ज़बरदस्त एक्सपोर्टर है। पर दूसरी तरफ यही देश गरीबी, इनकम में भारी असमानता और ख़ासतौर पे नौजवानों में बेरोज़गारी जैसी बड़ी-बड़ी मुश्किलों से भी जूझ रहा है। चलिए, अब इस पूरी कहानी के सबसे रंगीन हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कोटे डी आइवर की आत्मा, यानी कि वहां के लोगों की वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ को थोड़ा और करीब से देखेंगे। उनके साहित्य, उनके संगीत और हाँ, उनके जायकेदार खाने के जरिए। यहाँ की जो लिटरेरी दुनिया है वो बहुत गहरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ के एक बहुत मशहूर लेखक हुए अमादू कुरुमा। उन्होंने अपने नॉवेल्स के जरिए कॉलोनियलिज्म और अफ्रीकन आइडेंटिटी जैसे बहुत ही पेचीदा मुद्दों को उठाया और पूरी दुनिया के सामने रखा। और यहाँ का म्यूजिक, अरे वो तो बस पूछिए मत, बहुत एनर्जी से भरा है। एक तरफ पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जैसे जिम्बे और बालोफोन, जिनकी धुनें दिल को छू लेती हैं। तो दूसरी तरफ जुगलू और कूपे डेकाले जैसा मॉडर्न, तेज रफ्तार वाला डांस म्यूजिक है, जिसे सुनकर कोई भी थिरकने लगे। और अल्फा ब्लॉन्डी और मैजिक सिस्टम जैसे ग्लोबल आर्टिस्ट ने तो इन धुनों को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। और हाँ, जब बात कल्चर की हो रही हो तो खाने को भला कैसे भूला जा सकता है। यहाँ के कुछ खास पकवानों की बात करें तो जैसे गब्बा, जो मछली या मीट का एक गाढ़ा सा स्ट्यू होता है, या फिर किजनो, जो खास मसालों में धीरे धीरे पकाया गया चिकन है। ये सब डिशेस यहाँ के स्वाद की पहचान हैं और हर एक डिश में वहाँ की संस्कृति का एक टुकड़ा छिपा है। तो देखिए, कोटे डी आइवर की कहानी सिर्फ एक कोको बीन की कहानी नहीं है। ये तो एक पूरे जंगल की कहानी है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, कल्चर, चुनौतियां और उम्मीदें सब एक साथ फलते फूलते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश की पहचान उसकी सबसे मशहूर चीज से कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे सफर में इस देश की कहानी का कौन सा हिस्सा था जिसने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया।